हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि जो लाटविया स्टडी वीजा का जो इंटरव्यू है, एम्बेसी का जो इंटरव्यू है, वो कैसा रहता है, क्या क्या मेन क्वेश्चंस हैं जो वीजा ऑफिसर पूछता है और उनके हमें मतलब कैसे आंसर देने चाहिए, किस तरीके से आंसर देने चाहिए। तो इस बारे में मुझे लगा कि मैं आप लोगों से जो है इंफॉर्मेशन शेयर करूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद इससे हेल्प मिल पाए, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बहुत ही लंबा है लाटविया का। इसमें करीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपका जो ओवरऑल प्रोसेस करने में, और फाइनली जो है वो वीजा इंटरव्यू रह जाता है। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट है वो ऑब्वियसली, अगर मैं भी खुद को एज अ स्टूडेंट देखूं तो स्टूडेंट नर्वस होता है उस टाइम। तो फाइनली इंटरव्यू को लेकर के स्टूडेंट जो है बहुत वरीड रहते हैं। हमारे पास जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं बिफोर इंटरव्यू और आफ्टर इंटरव्यू। तो बिफोर इंटरव्यू मैंने एक चीज देखी है, कहीं ना कहीं जो डर होता है मन में, तो पता नहीं क्या होगा इंटरव्यू में, क्योंकि कुछ तो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है इंटरव्यू। पहले फेस टू फेस होता था, 1 to 1 होता था एम्बेसी में, क्योंकि अगर आप फेस टू फेस आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको पता लग जाता है कि सामने वाले के क्या एक्सप्रेशंस हैं और क्या बॉडी लैंग्वेज है, और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहता है आई थिंक अगर आप 1 to 1 इंटरव्यू देते हैं। बट अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, वीएफएस में वो आपको वीडियो कॉल अरेंज करते हैं, जिसमें जो है इंटरव्यू आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा टफ लगता होगा इंटरव्यू देना। तो आपको मैं 4-5 कुछ ऐसे मेन क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो वो सबसे पूछते हैं, और जिनका अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपका जो वीजा है बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, आपको डेफिनेटली आपका वीजा देकर ही भेजेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन वो सभी से पूछते हैं कि आपको लाटविया किसने रिकमेंड किया, आपको कैसे पता लगा लाटविया के बारे में। कई बार कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन की तैयारी नहीं की होती, तो एकदम से उसको स्पॉन्टेनियसली आंसर देना होता है कि लाटविया किसने रिकमेंड किया। तो इसके लिए अगर आपको आंसर करना है, आपका जो भी आंसर रहेगा, अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने जो है इंटरनेट पे सर्च किया लाटविया के बारे में, क्योंकि लाटविया अब एक कॉमन कंट्री बन चुकी है जिसकी बहुत सारी एड्स हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं और भी एजेंट्स पोस्टिंग करते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैंने इंस्टा पे, फेसबुक पे लाटविया स्टडी की मैंने ऐड देखी, और फिर उसके बाद आपने खुद रिसर्च वगैरह किया, उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको ठीक लगा, आपने अप्लाई कर दिया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने कोई सेमिनार अटेंड किया, उसमें जो है लाटविया के बारे में बताया गया, वहाँ की एजुकेशन के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, फ्यूचर स्कोप के बारे में, ये सब बताया गया, तो हमें अच्छा लगा तो हमने अप्लाई कर दिया। ये सब बातें आप उन्हें बोल सकते हो, ये आंसर्स आप उन्हें दे सकते हैं। बट हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखें, वो क्या करते हैं सम टाइम जो है एक क्वेश्चन कुछ टाइम के बाद रिपीट कर देते हैं, या फिर एक क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट ने आंसर दिया, उसके बाद अगेन उन्होंने रिपीट कर दिया वो क्वेश्चन, तो स्टूडेंट ने फिर आंसर कर दिया, थर्ड टाइम फिर रिपीट कर दिया, स्टूडेंट नर्वस हो गया। स्टूडेंट को ये लगा कहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ और उसने मुझे पकड़ लिया। क्योंकि देखिए जो इंटरव्यू की स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन करके जाता है, तैयारी करके जाता है। क्वेश्चंस के आंसर हम लोग भी तैयार कराते हैं बच्चों को और लिख करके देते हैं उन्हें, आंसर सीखिए आप, ये ऐसे करके बोलिएगा। और 100 में से 80% स्टूडेंट्स ने तो जस्ट रटा हुआ ही होता है कि यार ये आंसर्स हैं, ये मुझे बोलने, अगर ये सब मुझसे पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक बार जो आंसर दिया तो आप उसी आंसर पे रहें, आप उसको चेंज ना करें। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, नर्वस होकर के उन्होंने 2 बार पूछ लिया तो वो जो है कुछ और आंसर बोल देंगे या कुछ और अपने आप से ऐड ऑन कर देंगे। नहीं, आप वो रिपीट कर रहे हैं तो आप भी आंसर्स को रिपीट कीजिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है पास्ट में प्रॉब्लम हुई है, और आगे ये प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी आप लोग देख रहे हैं तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और सेकेंडली, वो आपके प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि आपने जो पहले स्टडी की है उसमें अगर कोई ज्यादा गैप है तो उसके बारे में वो जरूर पूछते हैं, और फर्दर आप जो स्टडी आप लेकर के जा रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा आपको। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन आई कम बैक टू माय होम कंट्री, और फिर उसके बाद आप ऐड कर दीजिए जो भी आपने सोचा हुआ है कि यहाँ पर आकर के आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, या कोई आपका अदर प्लान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाटविया में स्टडी करने के बाद आप उनको ये बोलिए कि आप वापस अपने देश में आकर के ही जो है अपना आगे की जो सेटलमेंट है वो आप देखेंगे। फिर उसके बाद वो बहुत सारे स्टूडेंट से ये भी पूछ लेते हैं कि आप ड्यूरिंग स्टडीज वर्क करना प्रेफर करेंगे लाटविया में, क्योंकि आपको पार्ट टाइम वर्क है जो लाटविया अलाउ करता है। तो आप उसमें क्लियरली नो बोलिए। अब समटाइम क्या होता है, स्टूडेंट बोल देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अगर आप उनको ये भी कह देते हैं कि तो हम पार्ट टाइम जो है काम करना लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि 20 आवर्स अलाउड है, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल प्रॉब्लम है। कोशिश कीजिए कि आप उन्हें बोलिए कि मैं वहां पे स्टडी के लिए जा रहा हूँ, तो आई प्रेफर टू स्टडी ओनली, ठीक है, वर्क पे मैं फोकस नहीं करूंगा। अगर आपने बोलना भी है कि यस आई विल डू वर्क, तो उसमें आप तो ये बोलिए कि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं कोई काम करूंगा, वहां पर कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे जो मुझे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। मान लीजिए आप बिजनेस का कोई कोर्स लेकर के जा रहे हैं या इंजीनियरिंग का कोई कोर्स लेकर के जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड ही उन्हें बोलिए कि मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा सीखने के लिए मैं डेफिनेटली जितना मुझे वर्क अलाउड है उतना टाइम वहां पर काम करूंगा, बट नॉट फॉर मनी, जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडीज। तो ये आप कह सकते हैं, बट मैं यही प्रेफर करूंगा, तो आप उनको क्लियरली नो बोलिए कि नहीं मैं वहां पर जो है स्टडी के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो वो सबसे पूछते हैं आपके फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड, जिसमें आपके हो सकता है वो आपके स्पॉन्सर के बारे में बात करें कि आपके जो स्पॉन्सर हैं उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, या फिर उनके किसी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, उनकी आईटीआर्स के बारे में, उनकी जो वो एक चीज जरूर पूछते हैं जो एनुअल इनकम होती है आपके स्पॉन्सर की, कि आपके स्पॉन्सर की जो एनुअल इनकम कितनी है। तो आप एक चीज का आप ध्यान रखें लाटविया में, जो आपके स्पॉन्सर, आपने मान लीजिए आपके फादर हैं स्पॉन्सर और उनकी एनुअल इनकम जो है वो 6-7 लाख से कम है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ एक स्पॉन्सर और ऐड कर दीजिए। अपनी मदर को आप साथ में ऐड कर लीजिए या कोई अपने ब्रदर या सिस्टर अगर आपके हैं, ताकि एक फैमिली इनकम बन सके आपकी 9-10 लाख के आसपास आपकी इनकम बन सके। क्योंकि वीजा ऑफिसर को जो है एक चीज की तसल्ली चाहिए होती है कि ये हमारी कंट्री में जा तो रहा है, लेकिन इसको पीछे से जो सपोर्ट, प्रॉपर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिलती रहेगी या नहीं मिलती रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो स्पॉन्सर हैं तो उनकी जो है इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो खुद को भी यहाँ सपोर्ट कर सके और आपकी एजुकेशन को भी लाटविया में सपोर्ट कर सके। और हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं अपने स्पॉन्सर के, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर अच्छे से स्टडी करके जाएं उन्हें। मैंने एक चीज देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बार जो है वो स्टूडेंट फाइल अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कराते हैं, और जब उनसे अगली के एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं और उनका जो आंसर है वो मैच नहीं करता है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट आंसर दे देते हैं, उन्होंने देखा नहीं होता अपने डॉक्यूमेंटेशन में। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उससे आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। आपको पता होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में क्या कुछ लगा हुआ है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद गैप अगर आपका बहुत ज्यादा है तो गैप से रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इस ड्यूरेशन में आपने क्या किया है, इस गैप में आपने क्या किया। तो आप कोशिश कीजिए आप अपने गैप को जस्टिफाई अच्छे से करिए, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपने क्या बोलना है, या फिर कोई आपने जॉब किया है कहीं पे, कोई डिप्लोमा वगैरह आपने कोई कोर्सेज किए हैं या कोई कोचिंग वगैरह आपने ली थी, तो उनका आप प्रूफ लगा सकते हैं साथ में जस्टिफाई करने के लिए। और फिर उसके बाद कोर्स के कंटेंट से रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। आप जो स्टडी करने जा रहे हैं उसमें उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड के, उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे, आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट रहने वाला है, या फिर कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कोर्स में। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जो आप स्टडी करने जा रहे हैं आपको प्रॉपर उसकी ड्यूरेशन पता होनी चाहिए। वो एक ये भी पूछ लेते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो कितने साल की है, कितने सेमेस्टर है, उसमें कितना फीस स्ट्रक्चर है आपका। तो ये सारी चीजें आपने जो है तैयारी करके जानी है, कि एक भी आपने इसमें कोई गलत आंसर दिया तो आपके वीजा के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ मेन क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, और कई बार बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक जाकर भी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। तो खुद को आप तैयार करें कि आपसे कुछ भी पूछा जाए। तो आपको मैं एक टिप भी देना चाहता हूँ साथ साथ, जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू को लेकर के थोड़ा सा नर्वस रहते हैं उनके लिए रहेगी ये। तो अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपको नर्वसनेस है, तो ये नॉर्मल होता है, वीजा ऑफिसर को भी पता होता है कि स्टूडेंट है और इंटरव्यू के टाइम पे तो कोई भी नर्वस हो सकता है। तो आप उस चीज की केयर ना करें, और जो आप आंसर दें तो अपने आप को ना थोड़ा सा पोज दें। अब एक प्रॉब्लम आती है कई बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि वो एकदम से क्वेश्चन पूछा और वो फटाफट आंसर देना जो है वो स्टार्ट कर दें। आप कम से कम 2-3 सेकंड सोचें कि वीजा ऑफिसर ने आपसे क्या पूछा है और आपने उसका क्या आंसर देना है, मतलब क्या उसका बेस्ट आंसर हो सकता है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आपने जो आंसर देना है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा दें, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दें,
और क्वालिटी वाला आंसर दें, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी लाटविया स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड होती है, आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, अगर कोई प्रोसेस में आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपको जो है सपोर्ट करके और आपको लाटविया का स्टूडेंट वीजा दिलवाने में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।